हिंदी की मनोरंजक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए अपनी पसंद की लेखिका डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी पासा पलट गया। तो शुरू करें कहानी। मैं और पप्पा अकेले घर पर रहते थे। अकेला बेटा था मैं। माँ 18 साल की थी और मैं पैदा हो गया था। मैं और माँ बड़ी बहन और छोटे भाई की तरह रहते थे। पप्पा भी सिर्फ 22 बरस के थे तब मैं पैदा हो गया। मेरे पैदा होने के बाद पप्पा ने अपनी कंपनी शुरू कर दी और हम जामनगर से अहमदाबाद आ गए। थे तो हम गुजराती, लेकिन माँ के पप्पा यानी मेरे नाना बहुत सारे गुजरातियों की तरह कमाने साउथ अफ्रीका चले गए थे। इससे माँ बहुत प्रोग्रेसिव थी। घर का स्टैंडर्ड लेडी ऑफ द हाउस ही बनाती है। नाना मेरे बहुत बड़े होते तक साउथ अफ्रीका में ही थे। इससे इम्पोर्टेड खिलौने, पेंसिल और बैग्स बहुत थे मेरे पास। मेरे जन्म ने एक बड़े आदमी की बेटी के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। 18 साल की लड़की खुद बच्ची थी और एक बच्चे का जन्म। मैं तो मानो नानी का ही बेटा था, माँ का छोटा भाई, जिससे माँ को मानो मुझसे सिबलिंग राइवलरी थी। कई बार मुझे नानी की गोद से हटा खुद अपना सर रख देती थी। नानी, नाना, माँ, पप्पा ने मिलकर मुझे फट्टू बना दिया था, जो मैं आज तक हूँ। मुझे आज भी याद है, मैं 6 साल का था और सांप सीढ़ी के खेल में लाख चीटिंग करने के बाद भी माँ को 98 में सांप ने काट लिया तो माँ ने गुस्से में आकर पूरा गेम ही फाड़ दिया। कैरम में माँ की रानी अगर अंदर जाती तो उसके पीछे एक गोटी जबरन किसी भी तरीके से लगभग ढकेल अंदर डाल देती। पप्पा खुद को सेटल करने में व्यस्त थे और मैं और माँ लुका छिपी खेलने में। माँ मेरे साथ बस स्कूल ही नहीं जाती थी, बाकी सारे काम हम साथ करते। माँ जब माँ बनती तो हमेशा यही चाहती कि मैं पढ़ लिख कर अच्छा सीए, डॉक्टर या ऑफिसर बनूं। इसलिए मेरी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती और मेरे नंबर कम आने पर टीचर से जाकर युद्ध करती। मैं इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए बहुत अच्छा पढ़ता और अच्छे नंबर लाता। नहीं तो मुझे डर रहता कि माँ आकर मेरी टीचर से झगड़ा करेगी। कुल मिलाकर नानी 3 बच्चों को पाल रही थीं, पप्पा, माँ और मैं और माँ लड़ते भी बहुत थे, पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। मेरी क्लास में पढ़ाई जाने वाली सारी चीज़ें मुझसे ज़्यादा माँ को याद रहती थीं। मेरे एग्ज़ाम का पेपर पढ़ते ही माँ गेस कर लेती थी कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि जो माँ को आता था वो ही मुझे भी आता था। घंटों बैठ मैथ के सवाल करती और जब तक सही उत्तर नहीं आ जाता परेशान ही रहती। माँ की इसी मेहनत का परिणाम था कि मेरा अहमदाबाद के ही अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। माँ ही मेरी दोस्त, गर्लफ्रेंड सब कुछ थी। कॉलेज की हर न्यूज़ माँ को जानना जरूरी था। मैं कभी कभी झल्लाता कि माँ माँ कब बनेगी, पर पता नहीं क्यों माँ से एक ऐसा लगाव था कि मैं हर लड़की में माँ को ढूंढता था। इससे प्यार करने में नाकामयाब ही रहा। लेकिन नानी, नानू, माँ, पप्पा के प्यार के बाद किसी और प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे फाइनल ईयर के इम्तहान होने वाले थे और माँ चाहती थी कि मुझे गोल्ड मेडल मिले। माँ, नानू और नानी द्वारका जाकर प्रार्थना करना चाहते थे। मैं और पप्पा घर पर ही रह गए। पता नहीं क्या मर्जी थी ईश्वर की कि तीनों द्वारकाधीश पहुंच पाते उससे पहले ही ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। रास्ते में उनकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और सब कुछ खत्म। मैं और पप्पा घर और दुनिया में अकेले रह गए। मैं 22 और पप्पा 45। संभालने वाले हम दोनों ही थे एक दूसरे को। माँ को कभी घर के बाहर की ज़िंदगी पसंद नहीं थी और अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी पजेसिव भी थी। इससे ना पप्पा के और ना ही मेरे कोई अच्छे दोस्त बन पाए। मैं पप्पा का भी पप्पा बन गया और एग्ज़ाम के बाद उनकी कंपनी में मदद करने लगा। पप्पा काफ़ी चुप चुप रहते थे। पप्पा की एक सेक्रेटरी थी, निशा मेहता, करीब 23-24 की होगी। मेरा ऑफिस में बहुत ध्यान रखती, अक्सर मेरे लिए अपने घर से कुछ ना कुछ बना कर लाती, कभी दाल ढोकली तो कभी खमन या दाबेली। मैं सोचता रहता, निशा जी को मेरी पसंद कैसे मालूम है। एक दिन मैं ऑफिस में सर झुकाए माँ को याद कर रहा था और लगा पीछे से माँ मेरा सर सहला रही है। मैंने भी सहलाने वाले का हाथ पकड़ लिया। पीछे मुड़ने पर पाया कि वो निशा जी ही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि माँ इस तरह मुझ में समाई हुई थी कि मुझे माँ जैसी ही जीवन संगिनी चाहिए थी। दिल में गिटार सा बजने लगा, लेकिन था तो मैं फट्टू ही। मन की बात मन में ही रह गई। अब तो ये रोज़ का ही हमारा रूटीन हो गया। जब वो हंसते हुए मेरे टेबल पर आती और मेरे बालों को सहलाते हुए निकल जाती।
वो पप्पा का काम भी मिनटों में सुलझा देती। माँ जब तक थी वो पप्पा की पत्नी कम मेरी गर्लफ्रेंड ज़्यादा थी। अब शायद ये निशा मेरी पत्नी और पप्पा की दोस्त बन जाएगी, ऐसा मैं सोचने लगा था। यहीं से मेरे अंदर के विस्मय का आरंभ हो रहा था। मेरे शब्द और मेरी क्रिया मेरे वास्तविक अभिप्राय को झुठलाने में लगे थे। जहाँ निशा की केवल मेरे पास उपस्थिति ही मुझे एक अद्भुत अपूर्व परिचित चुनचुनाहट को जन्म देती थी, लेकिन उसके सामने आते ही मानो जिह्वा पर ताला लग जाता था। मैं जो हमेशा अपने उन साथियों पर हंसता आया था कि उन्हें स्त्री का सानिध्य सहन नहीं होता, वो उसे सहज भाव से ना ले उत्तेजित या अस्थिर हो उठते थे। मैंने यहाँ तक देखा था कि कभी किसी कमसिन स्त्री के हाथ से चाय का प्याला लेने में भी उनके हाथ कांपने लगते थे, और अब ये मेरे साथ हो रहा था। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर निशा जी, जो अब तक मेरे लिए निशा बन चुकी थी, से अपने मन की बात कहने ही वाला था कि मेरा जामनगर से MBA सिलेक्शन का लेटर आ गया। मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, पर पप्पा से ज़्यादा निशा ने मजबूर किया कि मैं MBA ज़रूर करूं। इससे हमारी कंपनी को भी काफ़ी मदद मिलेगी। जाने से पहले वो घर पर आई और मेरा सामान जमाने में मेरी मदद भी की। पप्पा हम दोनों को बड़े प्यार से दूर खड़े देखते रहे। बड़ा अच्छा भी लगा, पर पप्पा और निशा दोनों से बिछड़ने का दुख भी बहुत था। जाने से पहले मैं और निशा बधाई हो मूवी भी साथ देखने गए। मेरा रिएक्शन ठीक आयुष्मान की तरह था कि इतनी बड़ी उम्र में माँ बाप को बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन निशा की सोच थी कि सबको हर उम्र में जीने का हक है। वो मुझ पर ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा भी हुई कि मेरी ऐसी सोच है। पूरी मूवी में हम पास पास ही बैठे थे। क्या मजाल कि निशा का हाथ भी मेरे हाथ से लगा हो। सोचा बोल ही दूँ, दिल चीर के दिखा ही दूँ, लेकिन फिर मैं फट्टू। निशा से मेरा परिचय लंबा भी नहीं था, बल्कि परिचय कहलाने लायक भी नहीं था। वो मेरे पापा की मुलाजिम और मैं उसके बॉस का फट्टू बेटा, जिसमें जवान खोलने का भी दम नहीं था। हमारे बीच ऐसे कई लघु पल आए जब मैं और वो अकेले, और लहराती हवा जो उसके बालों को उड़ाते हुए वातावरण को बहुत मादक बना देती थी, पर पता नहीं कैसे मेरी जबान पर ताला लग जाता था। बड़े भारी मन से मैंने विदा ली और कॉलेज में अपनी पढ़ाई और प्रोजेक्ट में बिजी हो गया। हर समय दिलो दिमाग पर निशा छाई रहती थी, लेकिन मैं तो जामनगर पढ़ाई के लिए आया था, इसलिए ज़्यादा समय अपना कोर्स किसी तरह कंप्लीट करने में लगा था। अभी मेरा पहला सेमेस्टर ही पूरा हुआ था और दूसरे की शुरुआत हुई थी कि अचानक कोरोना नाम के एक राक्षस ने आकर तबाही मचा दी। हमारा कॉलेज बंद हो गया और सारी पढ़ाई ऑनलाइन होने की वजह से मैं घर अहमदाबाद आ गया। कोरोना प्रकोप और लॉकडाउन होने की वजह से पप्पा ने भी सब कुछ वर्क फ्रॉम होम ही कर लिया था। निशा के लिए स्पेशल पास की व्यवस्था कर दी थी। रोज़ सुबह 9 बजे शार्प वो पहुंच जाती और शाम 5 बजे तक पूरा ऑफिस वर्क करा वापस घर चली जाती। इस एक साल में निशा में थोड़ा परिवर्तन आ गया था। ध्यान से देखने पर पाया कि थोड़ा मांस उसकी कमर पर चढ़ गया था। सर के बालों में 2 या 3 बाल भी सफ़ेद हो चले थे। सुराहीदार गर्दन भी थोड़ी मोटी, यानी मोर की गर्दन से गाय की गर्दन हो गई थी, पर गर्दन थी जरूर। शायद वर्कलोड ज़्यादा हो गया था, ऐसा मैंने अनुमान लगाया। घर माँ के जाने के बाद पहली बार घर की तरह लगा। सारी चीज़ें घर पर करीने से रखी हुई थीं। घर की पुरानी नौकरानी सुशीला बेन निशा की उंगलियों पे नाच रही थी। रोज़ सुशीला बेन मेरे पसंद के पकवान बना रही थी। घर पहुँच लॉकडाउन भी अच्छा लगा। पापा भी खुश नज़र लग रहे थे। बार बार सुशीला बहन कहती कि निशा बहुत ही अच्छी है। मैं उसका इशारा समझ रहा था, लेकिन फिर फट्टू का फट्टू। दिन भर निशा सर झुकाए ऑफिस की फाइलों में उलझी रहती। सुशीला बेन के बहुत आग्रह करने पर उसने घर से टिफ़िन लाना बंद कर दिया था। लंच हम तीनों, यानी पप्पा, निशा और मैं साथ साथ करते थे। पप्पा कोरोना की वजह से बिजनेस डाउन होने से बहुत परेशान रहते थे। उसने लॉकडाउन शुरू होने के पहले ही पप्पा को सैनिटाइज़र और मास्क के होलसेल सप्लाई का आइडिया दिया और पप्पा सॉफ्टवेयर से पक्के गुजराती बिजनेस में आ गए। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन हमारा घर स्वर्ग था। हम तीनों बीच बीच में कभी लूडो तो कभी कैरम खेलते, तो कभी मैं और निशा टेबल टेनिस। रोज़ निशा सुशीला बहन को समझाकर हमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा पिलवाती। मौसम्बी, नींबू, आंवला, गिलोय ये हमारे डाइनिंग टेबल के नियमित मित्र बन गए। कभी कभी पप्पा से जलन होती जब निशा पप्पा का ज़्यादा और मेरा कम ध्यान रखती। तब अपने मन को सांत्वना देता
कि पप्पा की बीबी भी तो उनका कम मेरा ज़्यादा ध्यान रखती थी। कई बार मैं और निशा अमेज़ॉन प्राइम तो कभी हॉटस्टार में बैठकर मूवी तो कभी सीरीज़ देखते। कुछ सीन देख मैं उत्तेजित हो जाता, लेकिन निशा बिना हिले डुले बैठी रहती। बहुत इच्छा होती कि उसका हाथ पकड़ लूं, पर फिर मैं फट्टू का फट्टू। घर पर रहते हुए करीब करीब 3 महीने हो गए थे। मुझे अभी भी अच्छी तरह याद था, वो वट सावित्री का दिन था। हर साल माँ मुझे सत्यवान सावित्री की कहानी सुनाती थी कि किस तरह सावित्री ने सत्यवान के प्राणों की यमराज के पास जाकर रक्षा की। मैं माँ के जाने के बाद हर साल सोचता, काश माँ के सत्यवान यानी मेरे पप्पा भी माँ के प्राण ला पाते। सुबह से मैं माँ की याद में बहुत उदास सा बैठा था, क्योंकि वो एक वट सावित्री का ही दिन था जब माँ मेरी ज़िंदगी से चली गई। उनके सत्यवान यानी पप्पा उन्हें नहीं बचा पाए। पप्पा बेचारे मुझे संभालने में ही लगे रहे। उनके आंसू मुझे कभी नहीं दिखे। इस बार वट सावित्री के दिन एक वट की डाल ले निशा घर जल्दी आ गई। उसने लाल साड़ी पहनी थी, थोड़ा मेकअप भी किया था, बिल्कुल सपनों की राजकुमारी लग रही थी। साथ में एक वीआईपी सूटकेस भी लाई थी। मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा कि कम से कम निशा मेरी तरह फट्टू तो नहीं थी। ये शायद उसका प्रपोज करने का अंदाज है, ऐसा लगा। पप्पा बहुत खुश लगे। मैंने सोचा दोनों मुझे वट सावित्री के दिन ही सरप्राइज़ देना चाहते थे। पप्पा ने शायद निशा के लिए मेरी दीवानगी भांप ली थी। निशा ने मुझसे जल्दी नहाकर तैयार होने को कहा। मैं भी बड़ा खुश नहाकर अच्छा पैजामा कुर्ता पहन अच्छा बॉडी परफ्यूम लगा हॉल में पहुंचा। निशा ने सुशीला बेन की मदद से पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी। पप्पा ने निशा को माँ का एक सेट पहनने के लिए दिया। सचमुच निशा तैयार हो स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। पप्पा ने मुझे गले लगाया और कहा, चलो अब तुम्हें खुशखबरी दे ही देते हैं। आज के ही दिन तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर गई थी। आज मैं और निशा इस वट की डाल को साक्षी मान शादी कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी माँ की कमी पूरी हो जाए। मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, रोऊं या खुशियां मनाऊं। यहाँ तो पासा ही पलट गया, और पलटा भी तो किसने, मेरे बाप ने, जिसे मैं जी जान से चाहता था। मेरे पास अब भीष्म बनने के सिवाय कोई चारा ही नहीं था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक हल्की फुल्की मनोरंजक कहानी पासा पलट गया। कल फिर मिलेंगे किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।